नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप आंसर ही चल रहा था हम लोग का। तो शॉर्ट टाइप आंसर में नेक्स्ट क्वेश्चन था एक क्वेश्चन जिसका 1H है शॉर्ट टाइप में 1H। इसमें बोल रहा है ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ टर्शियरी वाइंडिंग इन ट्रांसफार्मर। डिस्कस द रोल ऑफ tertiary winding in transformer देखिए टर्शियरी वाइंडिंग का काम क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं सर, दो वाइंडिंग के बीच में तीसरा वाइंडिंग इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टर्शियरी वाइंडिंग। तो आपको पता है, आप जाके अगर दिक्कत हो तो हम लोगों का लेक्चर अवेलेबल है फार्मूलेटर के ऐप पे, वहां से आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स में उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली टर्शियरी वाइंडिंग का काम क्या होता है, ये बेसिकली स्टेबलाइज करता है, साथ ही साथ क्या होता है सर, ये थर्ड हार्मोनिक को लाइन में जाने से बचाता है। तो ये काम क्या होता है टर्शियरी वाइंडिंग है। तो यही लिख देंगे, हाँ बड़ा लिखा, ठीक क्या हो गया सर, टर्शियरी वाइंडिंग tertiary winding is added to two winding for stabilizing purpose ये क्या करते हैं हम लोग, स्टेबलाइजिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, फॉर स्टेबलाइजिंग पर्पस। और दूसरा क्या होता है सर, इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ थर्ड हार्मोनिक voltage in the line यानी कहने का अर्थ क्या है सर, थर्ड हार्मोनिक क्या होता है सर, आप जानते हैं थर्ड हार्मोनिक क्या होता है, कोफेजियल हार्मोनिक्स होता है, यानी जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक होता है, ट्रिप्लेन हार्मोनिक, जो कि आप टर्शियरी वाइंडिंग को आप कनेक्ट कीजिए ग्राउंड से तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वो ग्राउंड में चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं सर, टर्शियरी वाइंडिंग की जरूरत है, यानी लाइन में आगे फर्दर वो नेक्स्ट क्या होता है, वो टर्शियरी वाइंडिंग का थर्ड हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस नहीं होता। दूसरा क्या होता है, स्टेबलाइज। तो ये क्वेश्चन किसका था सर, शॉर्ट टाइप आंसर था। नेक्स्ट लास्ट शॉर्ट टाइप आंसर है सर, वन का आई। शॉर्ट टाइप आंसर में डिफरेंशिएट बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहा है सर, डिस्कस बिटवीन pulsating एंड रोटेटिंग, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग RMF इन इंडक्शन मशीन। देखिए अब ये क्या है सर, डिस्कस करना हम लोग को, आपको पता होगा अगर हम लोग थ्री फेज इंडक्शन की बात करें, थ्री फेज इंडक्शन मशीन की थ्री फेज इंडक्शन में तो इसमें क्या होता है सर, आप ये होता है आपका स्टेटर, ये क्या होता है आपका रोटर। तो ये हो गया सर, आप जब स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई दीजिएगा, आप स्टेटर में कौन सा सप्लाई दीजिएगा सर, आप थ्री फेज सप्लाई, और स्टेटर वाइंडिंग मान के चलिए 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग है ना, 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग है ये स्टेटर का। इसमें हम लोग थ्री फेज सप्लाई दिए, यानी एक फेज, और ये हो गया आपका दो फेज, और ये तीन फेज, थ्री फेज सप्लाई दिए इस तरह से स्टेटर वाइंडिंग में। तो क्या होगा सर, अगर ये फेज क्या है सर, आई ए है फेज, ये फेज ए बोल देते हैं, ये बी फेज बोल देते हैं सी। तो ये जब भी सप्लाई दीजिएगा तो ये करंट ड्रॉ करेगा आई ए, ये करंट कौन सा ड्रॉ करेगा सर, ये करंट ड्रॉ करेगा आई बी, ये कौन सा करंट ड्रॉ करेगा आई सी। तो इसके कारण क्या होगा, ये करंट जब नंबर ऑफ टर्न से पास होगा तो ये फाई ए प्रोड्यूस करेगा फ्लक्स, ये प्रोड्यूस करेगा फाई बी, ये प्रोड्यूस करेगा क्या फाई सी। तो आप ये
अगर रिजल्टेंट फ्लक्स की बात करेंगे तो यानी कहने का अर्थ है क्या, जो ये स्टेटर वाइंडिंग में फाई ए हुआ, फाई बी होगा, फाई सी हो गया, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाता है, फाई आर नेट। नेट फ्लक्स जो होगा सर वो तीनों का समेशन होगा, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी। तो ये जो नेट फ्लक्स जो बनता है थ्री फेज, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए सर, जब थ्री फेज वाइंडिंग में, यानी थ्री फेज वाइंडिंग में 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में अगर हम लोग बैलेंस सप्लाई देंगे तो यानी ये फाई ए नेट होगा, ये जो प्रोड्यूस होता है एमएमएफ, वो एमएमएफ का नेचर क्या हो जाता है सर, वो रोटेटिंग होता है, जो कि स्पीड यानी स्पेस में रोटेट करता है, किस स्पीड से, एनएस स्पीड से। तो ये एमएमएफ जो इसका जो वैल्यू हो जाता है, एमएमएफ का वैल्यू, वो बेसिकली आप इसको कीजिएगा, फाई हो गया तो एमएमएफ क्या होता है सर, एन इंटू आई। तो तीनों फेज का जो निकालते हैं तो एमएमएफ जो हो जाता है 3/2 एफएम कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी, यानी यूनि डायरेक्शनल। माइनस ओमेगा टी मतलब क्या हो गया सर, एक ही डायरेक्शन में, यानी ये इंडक्शन मोटर को ये जो बनेगा एमएमएफ, तो ये क्या हो जाएगा सर, यूनि डायरेक्शनल। माइनस मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर को घुमाने की कोशिश करेगा। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना होता है, 3/2 एफएम। तो इसी को जो हम लोग बोलते हैं सर, इसको क्या बोलते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक, यानी रोटेटिंग आरएमएफ डेवलप करने का कंडीशन क्या हो गया, आरएमएफ डेवलप करने का कंडीशन ये हो गया सर, हमको चाहिए थ्री फेज वाइंडिंग जो कि क्या हो सर, 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हो, यानी कहने का अर्थ है 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में बैलेंस थ्री फेज सप्लाई, क्या दीजिएगा आप, बैलेंस थ्री फेज सप्लाई। बैलेंस थ्री फेज सप्लाई का मतलब क्या होता है सर, बैलेंस थ्री फेज सप्लाई का मतलब जैसे ये हो गया VA, ये हो गया VB, ये हो गया VC, यानी A का वोल्टेज 10 एंगल 0 हो तो B का वोल्टेज कितना हो गया, 10 एंगल माइनस 120, और C का वोल्टेज कितना होना चाहिए, 10 एंगल प्लस 120, यानी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो और 120 डिग्री का रिलेशन एस्टेब्लिश करे तो जो यानी डेवलप होता है एमएमएफ, वो क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो ये इंडक्शन मशीन में अगर बैलेंस थ्री ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो आरएमएफ डेवलप होगा। अब यही हम लोग बात करते हैं सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होगा, सिंगल फेज सप्लाई दीजिएगा, देखिए यहाँ पे, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होगा, ये सिंगल फेज सप्लाई जब आप दीजिएगा, इसमें सिंगल फेज सप्लाई, तो जब सिंगल फेज सप्लाई दीजिएगा तो इसका जो इसके द्वारा जो एमएमएफ प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है सर, पल्सेटिंग नेचर का होता है, वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, उसका नेचर क्या हो जाता है, पल्सेटिंग। तो अगर हम लोग बात करेंगे सर तो देखिए, अगर हम लोग इसका सिंगल फेज का अगर आप एमएमएफ लिखिएगा एफएम एफ, तो वो क्या हो जाएगा सर, एफएम कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। एक फेज सप्लाई या थीटा क्या होता है, स्पेस डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा क्या होता है, टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप इसको कीजिएगा 1/2 से मल्टीप्लाई किए 2 से एफएम कॉस थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी आप कीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी क्या हो जाएगा, इंटू कॉस बी का जो वैल्यू होता है कॉस ए माइनस बी कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी, कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी, एक हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये इक्वेशन जो आया सिंगल फेज का इक्वेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो सिंगल फेज जब सप्लाई दीजिएगा तो आप कितना एमएमएफ जो प्रोड्यूस होता है सर, FM/2 कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी, और एक एमएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है सर आपका FM/2 कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस मतलब क्या हो गया, माइनस मतलब ये मोटर को जो एक देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों एमएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर, इसका भी FM/2 है, इसका भी FM/2 है। तो यानी कहने का अर्थ है, ये देखिए ये FM/2 ये मैग्नीट्यूड, इसको माइनस मतलब क्या हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाहेगा, और ये क्या करवाना चाहेगा सर, सेकंड वाला निगेटिव डायरेक्शन में, इसका भी मैग्नीट्यूड है FM/2, इस डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जब आप सिंगल फेज सप्लाई आप इसमें दीजिए, जब एसी सप्लाई जब दीजिएगा, तो जब पॉजिटिव साइकिल रहेगा तो इसके कारण इस डायरेक्शन में घूमेगा, निगेटिव साइकिल का कारण अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। यानी हर्ट अगर 50 हर्ट्ज में बात करें तो ये कितना वैल्यू हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक 20 मिली सेकेंड, तो ये हो गया 10 मिली सेकेंड, ये हो 10 मिली सेकेंड। तो हर 10 मिली सेकेंड के बाद अपना डायरेक्शन क्या होगा, चेंज करेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी जब भी सिंगल फेज सप्लाई देंगे, यानी कहने का अर्थ है इंडक्शन मशीन में अगर आप सिंगल फेज सप्लाई दीजिएगा तो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। यही थ्री फेज इंडक्शन मशीन में आप बैलेंस थ्री फेज सप्लाई दीजिए जो कि 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हो, साथ ही साथ वाइंडिंग भी 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा, तो जो कंडीशन में डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग सर, उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा सर, आरएमएफ। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, जब वैन सिंगल फेज सप्लाई इज गिवन टू द इंडक्शन मशीन आफ्टर एवरी 10 मिली सेकेंड फॉर 50 हर्ट्ज
टॉर्क डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो जाएगा, टॉर्क डायरेक्शन रिवर्स, तो सो इट डेवलप्स क्या सर, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो जाएगा सर, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। तो यहाँ पे सर हम लोग का शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट हो गया। अगर ज्यादा डिटेल में आप लोग को जानना है तो ज्यादा डिटेल में मेरा लेक्चर मशीन्स का अवेलेबल है फॉर्मुलेटर ऐप पे, वहां पे जाके आप लेक्चर फॉर्मुलेटर ऐप के थ्रू देख सकते हैं, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा डिटेल, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है तो हम लोग ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जिसको हम लोग 2 का बी 2 का ए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए कर चुके थे लास्ट क्लास में, जिसमें बोल रहा था डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकालने के लिए। तो 2 का बी क्वेश्चन नंबर है, ये बोल रहा है सर डिफरेंशिएट बिटवीन थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक एंड सिंगल यूनिट सिंगल यूनिट। ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, देखिए हम लोग को 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाना है, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाने का क्या तरीका होता है सर, आप 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लीजिए, और उस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का चूंकि सर 3 फेज का कनेक्शन क्या होता है, या तो स्टार मैनर में कनेक्टेड होता है या तो डेल्टा मैनर में कनेक्टेड होता है, तो तीनों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को या तो हम लोग स्टार मैनर में कनेक्ट कर देंगे या तो डेल्टा मैनर में कनेक्ट कर देंगे। तो यानी 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का यूज करके जब हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर बैंक। एक सिंगल 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, सिंगल यूनिट 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो इसके बीच में डिफरेंशिएट करना है क्या क्या होता है। तो चलिए एक साइड हम लोग लिख लेते हैं सर, इस तरफ एक साइड लिख लेंगे, कौन सा सर एक साइड हम लोग लिख लेंगे कौन सा सर, एक साइड लिख लेंगे सर 3 फेज बैंक यानी 3 सिंगल यूनिट बैंक। दूसरा कौन सा हो गया सर, सिंगल यूनिट। अब देखिए सर इसमें जो तीनों फेज बनेगा आप स्टार मैनर में कनेक्ट कीजिएगा या डेल्टा मैनर में, तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों फेज आपस में मैग्नेटिकली कपल्ड ना होकर क्या हो जाएगा सर, इलेक्ट्रिकली कपल्ड होगा। तो यानी कहने का अर्थ क्या है सर, यानी कहने का अर्थ क्या है, देखिए जैसे एक फेज बनाया है, माने एक ट्रांसफार्मर हो गया, 2 फेज ट्रांसफार्मर हो गया, इस तरह का ये 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम लोग लेंगे। तो ये तीनों ट्रांसफार्मर को 3 फेज बनाने के लिए स्टार मैनर में जब कनेक्ट करेंगे तो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करने के लिए क्या हो जाएगा सर, ये जो कनेक्शन हम लोग का बना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किए, तो यानी फेजेज यानी ए फेज बी फेज सी फेजेज आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होगा ही, मैग्नेटिकल कपल्ड नहीं होगा ये वाइंडिंग्स आपस में, लेकिन उसमें क्या होगा सर, मैग्नेटिकली कपल्ड होगा। कौन, जब सिंगल यूनिट हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग सर इसके में पहला पॉइंट क्या आ रहा है, इसके में पहला पॉइंट आएगा फेजेस आर मैग्नेटिकली आइसोलेटेड। इसमें क्या होगा सर, मैग्नेटिकली आइसोलेटेड होगा, मैग्नेटिकली आइसोलेटेड एंड फेजेस आर मैग्नेटिकली आइसोलेटेड एंड इलेक्ट्रिकली कपल्ड। ये क्या हो जाएगा सर आपका, इलेक्ट्रिकली कपल्ड होगा, कपल्ड। इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होगा सर, फेजेस आर मैग्नेटिकली कपल्ड। इसमें क्या हो जाएगा सर, ऑल फेजेस आर मैग्नेटिकली कपल्ड एंड इलेक्ट्रिकली, दोनों का कपल्ड होगा। फेजेस आर मैग्नेटिकली एंड इलेक्ट्रिकली कपल्ड, आपस में कपल्ड यानी 3 फेज ट्रांसफर कैसे होगा, जैसे डेल्टा ट्रांसफार्मर आप बनाइएगा तो ये हो गया सर, देखिए डेल्टा ट्रांसफार्मर है ना, ये हो गया सर डेल्टा। आप देख सकते हैं फेज ए से फेज बी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन है, इससे फेज में कनेक्शन है इलेक्ट्रिकली भी, आपस में मैग्नेटिकली भी कपल्ड होता है। तो इसमें क्या होता है सर, इलेक्ट्रिकली भी कपल्ड रहता है और आपस में मैग्नेटिकली भी कपल्ड होता है। तो इसमें क्या होगा, दोनों बोथ। इसमें क्या होगा सर, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर चाहिए हम लोग को, तो इसमें लिखेंगे 3 इंडिविजुअल
सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स आर रिक्वायर्ड, फेज ट्रांसफार्मर्स आर रिक्वायर्ड, 3 को चाहिए ना इसके लिए। इसके लिए कितना चाहिए होगा सर, 1 सिंगल 3 फेज यूनिट रिक्वायर्ड, 1 सिंगल 3 फेज ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखिए, अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर है 3 गो, तो अचानक से फॉल्ट आ गया एक ट्रांसफार्मर में, तो इजीली ये फॉल्ट ट्रांसफार्मर को क्या कर सकते हैं, इजीली रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। लेकिन 3 फेज अगर ट्रांसफार्मर ये सिंगल यूनिट है, डेल्टा डेल्टा या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो वो इजीली रिप्लेसेबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर सर इफ वेरी डिफिकल्ट, इसमें सॉरी इसमें क्या हो जाएगा सर, इसमें इट गिव्स मोर रिलायबल पावर सप्लाई। रिलायबल मतलब क्या हो गया, रिलायबिलिटी मतलब कितना इजीली, रिलायबल पावर सप्लाई, यानी फॉल्टी फेज को इसमें क्या हो जाएगा, इजी होगा। लेकिन इसमें लेस रिलायबिलिटी, इसमें रिलायबिलिटी क्या हो जाता है, रिलायबिलिटी लेस। तो रिलायबिलिटी लेस क्यों हो जाएगा सर, क्योंकि इसमें फॉल्टी फेज को रिपेयर करना आसान नहीं है। फॉल्टी फेज रिपेयर इज डिफिकल्ट, इसमें क्या है, डिफिकल्ट होगा फॉल्टी फेज को रिपेयर करना, है ना। अब देखिए सर, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का आप बनाइएगा एक एक इंडिविजुअल के लिए, तो सेम रेटिंग का, यानी कहने का अर्थ अगर ये 15 केवी का ये बनाए और 15 केवी का ये बनाए, तो 3 इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर के कारण कॉस्ट क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा सर, मोर कॉस्ट, नेक्स्ट में मोर कॉस्ट फॉर सेम केवीए रेटिंग, सेम केवीए रेटिंग। इसमें क्या हो गया सर, इसमें लेस कॉस्ट फॉर सेम केवीए रेटिंग। लेस कॉस्ट फॉर सेम केवीए रेटिंग, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा सर, लेस कॉस्ट फॉर सेम केवीए रेटिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा हम लोग का क्या हो गया सर, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन का पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है, ये कह रहा है सर, स्टेट एंड प्रूव the condition for maximum efficiency, in ट्रांसफार्मर। अब ये क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है जो ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी के कंडीशन को डिफाइन करने के लिए, और साथ ही साथ उसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो देखिए सर, हम लोग जानते हैं जो मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम जो होता है इसमें ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी मैक्सिमम तभी होता है जब वेरिएबल लॉस बराबर क्या हो जाता है, कांस्टेंट लॉस। तो द एफिशिएंसी, स्टेटमेंट लिखते हैं इसका, द एफिशिएंसी क्या हो जाएगा सर इसका, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम, efficiency of transformer is maximum when variable loss equal to constant loss, इस कंडीशन में ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी क्या हो जाता है सर, मैक्सिमम। अब ये वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ट्रांसफार्मर में, तो कांस्टेंट लॉस कौन कौन सा होता है सर, कांस्टेंट लॉस जो हो जाता है इसमें सर,
वो कौन सा हो जाता है सर, आयरन लॉस हो जाता है प्लस डाइलेक्ट्रिक लॉस हो जाता है। कौन सा हो जाता है सर, आयरन लॉस प्लस डाइलेक्ट्रिक लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों मिला के कांस्टेंट लॉस, जिसमें आयरन क्या हो जाता है सर, मेजर लॉस होता है, और डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होता है वो माइनर होता है। तो हम लोग माइनर लॉस को क्या कर सकते हैं सर, नेग्लेक्ट। तो जब माइनर लॉस को आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, नेग्लेक्ट क्या करेंगे हम लोग सर, माइनर लॉस को, माइनर को, तो माइनर लॉस को जब आप नेग्लेक्ट किए तो कांस्टेंट लॉस जो है सर वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा किसके सर, आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर हम मेजर लॉस वेरिएबल लॉस की बात करें, वेरिएबल मतलब क्या होता है सर, जो लोड के साथ वेरी करे, लोड के साथ वेरी करता है लोड करंट, आई स्क्वायर आर वेरी करेगा लोड करंट के साथ, यानी कॉपर लॉस क्या कहलाएगा, वेरिएबल, यानी जो लोड के साथ वेरी करे, यानी लोड करंट के साथ वेरी करे। तो आयरन लॉस वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना कि करंट पे। जनरली ऑपरेशन प्रोसीजर में हम लोग वोल्टेज को क्या रखते हैं, कांस्टेंट, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट लॉस। तो वेरिएबल लॉस में अगर आप बात कीजिएगा तो वेरिएबल लॉस में कौन कौन सा हो जाएगा सर, वेरिएबल लॉस हो जाता है सर, एक कॉपर लॉस हो जाता है इसमें, और दूसरा हो जाता है सर आपका स्ट्रे लोड लॉसेज, है ना, स्ट्रे लोड लॉसेज। तो ये इसमें क्या हो गया, कॉपर लॉसेज हो गया सर आपका मेजर, और ये कौन सा हो गया सर आपका माइनर। तो अगर आप मेजर माइनर लॉस को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा तो वेरिएबल लॉस को हम लोग लिख सकते हैं सर अप्रोक्सीमेटली, वेरिएबल लॉस जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली बराबर किसके हो जाएगा सर, कॉपर लॉस के। समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं जो वेरिएबल लॉसेस बराबर कांस्टेंट लॉस, तो इस हिसाब से वेरिएबल लॉस हो गया कॉपर लॉस, आइए इस हिसाब से कांस्टेंट लॉस हो गया आयरन लॉस। यानी ये मैक्सिमम एफिशिएंसी तब आकर करेगा सर जब कॉपर लॉस कॉपर लॉस जो होगा सर वो आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा, जो आप लोग जानते हैं। लेकिन इसमें बेसिकली होना क्या चाहिए था, कांस्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस, जो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशंस किए हैं, जिसके कारण ये चेंज क्या हो गया, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस पे। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे जो कैसे मैक्सिमम एफिशिएंसी आकर होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ। अब चलिए एफिशिएंसी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे सर, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है सर आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट को क्या लिख सकते हैं सर, आउटपुट प्लस लॉस। अब देखिए ट्रांसफार्मर का आउटपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होगा सर, VI cos phi हम लोग लिख सकते हैं, या सेकेंडरी साइड का EMF होगा E2, तो E2 I2 cos phi, जो भी आप लिखना चाहें। तो बेटर है हम लोग VI cos phi ही लिख देते हैं आउटपुट। वैसे जनरली आप ये भी लिख सकते हैं E2 I2 cos phi, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज सेकेंडरी साइड का करंट इंटू cos phi, इसी को हम VI cos phi लिख दिए, कोई मतलब नहीं है। E2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट हो गया इतना। अब हम लोग बात करेंगे सर लॉसेस की। तो लॉसेस कितना हो गया सर, कॉपर लॉस कितना होगा सर, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस हो जाएगा सर आई स्क्वायर आर। आर देखिए ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग में दो तरह का रेजिस्टेंस होगा ना सर, तो हम R01 लिख दिए हैं, ठीक है। तो VI cos phi R01 लिख दिए हैं, क्यों, क्योंकि I यहाँ पे अगर बात करेंगे ये ट्रांसफार्मर का, तो सेकेंडरी के रेजिस्टेंस को आप प्राइमरी साइड रेफर कर लीजिएगा, सेकेंडरी के रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड रेफर कर लीजिएगा। तो R01 का जो वैल्यू होता है प्राइमरी, वो किसके बराबर होता है, प्राइमरी रेजिस्टेंस प्लस सेकेंडरी को जो रेफर किया उसका आप प्राइमरी करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, I1 स्क्वायर R01। तो बेसिकली हम इसको क्या लिख दिए हैं, I स्क्वायर R01 लिख दिए। समझ में आ रहा है, यानी टोटल कॉपर लॉस कितना हो जाएगा इतना। अगर हम लोग बात करेंगे उसके बाद आयरन लॉस को हम लोग W से डिनोट कर दिए, इसमें जो आयरन लॉस होगा उसको हम लोग क्या के नोट कर दिए, W से। अब यहाँ पे देखिए तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला हो जाता है वो कितना हो जाएगा सर, KVA, यानी सर हो जाएगा ये VI cos phi डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा, VI cos phi, आप चाहें तो E2 I2 cos phi भी लिख सकते हैं, प्लस I स्क्वायर R01 प्राइमरी साइड रेफर किए प्लस आयरन लॉस, जिसको हम लोग किससे डिनोट किए हैं, W। तो ये देखिए ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज एफिशिएंसी कीजिएगा तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखिए एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, इसमें वेरिएबल ढूंढेंगे जो किसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल है। तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और उसको इक्वेट करते हैं 0। यही प्रोसीजर होता है मैक्सिमा या मिनिमा का कंडीशन निकालने का। आप देख सकते हैं जो ट्रांसफार्मर लोड वेरी करता है तो लोड के साथ लोड करंट करता है, तो इसीलिए वेरिएबल क्या हो गया, करंट। तो जब हम मैक्सिमाइज करने बैठेंगे इसको कंडीशन को डी एफिशिएंसी को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आई के रिस्पेक्ट में। अगर आप लिखिएगा E2 I2 cos phi, तो डी I2 के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करके इसको इक्वेट कर दीजिएगा 0 से। तो जब हम इसको इक्वेट करके 0 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे जो बन जाएगा सर ये हो जाएगा VI cos phi प्लस I स्क्वायर R01 प्लस W0, इसका क्या हो जाएगा सर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब ये टर्म हो जाएगा कांस्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा सर VI cos phi प्लस I स्क्वायर R01 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा,
प्लस W0 ये हो गया कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, I चला जाएगा, ये बन गया सर आपका V cos phi माइनस Vi cos phi, फिर क्या हो जाएगा सर कांस्टेंट, माइनस Vi cos phi इंटू ब्रैकेट में इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, I गया, यानी हो गया सर ये V cos phi, और क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ये इसका हो गया सर 2 टाइम्स ऑफ I इंटू R01। ये कांस्टेंट होता है आयरन लॉस, वेरी नहीं करता है करंट के साथ, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये बट्टा में इक्वल टू आप इक्वेट कीजिएगा 0, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो टर्म चला गया 0, तो यानी आप जो टर्म बचेगा सर वो कितना बच जाएगा सर ये बच जाएगा Vi cos phi प्लस I स्क्वायर R01 प्लस W0, है ना, प्लस W0 इंटू V cos phi, माइनस को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर Vi cos phi इंटू कितना हो जाएगा V cos phi प्लस 2 टाइम्स ऑफ I इंटू R01 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यहाँ से देखिए V cos phi और V cos phi कैंसिल हो गया, तो V cos phi कैंसिल हो गया, तो अब आगे जो बचा, तो आगे जो बचेगा सर इसमें आगे कितना बच जाएगा सर, आगे ये बच जाएगा सर, कहाँ गया, यहाँ पे V cos phi कैंसिल हो गया, तो इधर तरफ बच गया सर Vi cos phi, इधर तरफ बच गया सर कितना I स्क्वायर R01 प्लस क्या बच गया सर आपका W0 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए I बच गया था, I से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तरफ, तो ये हो जाएगा सर आपका Vi cos phi, I से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 टाइम्स ऑफ I स्क्वायर R01, उसके साथ भी 0 हो गया या नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ से Vi cos phi क्या हो जाएगा सर कैंसल, तो यहाँ पे इसको इधर ले आइएगा, आप इसको इधर तरफ शिफ्ट करिएगा, तो 2 में से 1 गया 1, यानी कितना आ गया सर I स्क्वायर R01 इक्वल टू W0, तो I स्क्वायर R01 को क्या बोल रहे थे सर, टोटल कॉपर लॉस, तो यानी क्या हो जाएगा सर ये आपका कॉपर लॉस, W0 को क्या बोल रहे थे, आयरन लॉस। यही हम लोग का स्टेटमेंट था, यही रिजल्ट भी आया, जो इस केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है कंडीशन ये। अगर आप कॉस्ट को वेरिएबल मानी यानी पावर फैक्टर के रिस्पेक्ट में भी वेरी कर सकता है, तो ये कॉस फाई वैल्यू डिफरेंशिएट कीजिएगा फाई के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में कितना आएगा 1। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट आर द डिफरेंट लॉसेज इन डीसी मशीन, विच वन इज कांस्टेंट, विच वन इज वेरिएबल, एंड डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या कंडीशन को होना चाहिए, तो देखिए लॉसेज इन जो डीसी मशीन होता है, लॉसेज उसको हम लोग बेसिकली कैटेगराइज करते हैं 2 पार्ट में। एक पार्ट को क्या बोल देंगे हम लोग सर मेजर लॉसेस, एक पार्ट को क्या बोल देंगे माइनर लॉसेस। हर एक क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्म में, रिटन फॉर्म में आपको अवेलेबल है फॉर्मूलेटर ऐप पे। आप फॉर्मूलेटर ऐप के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारा का सारा जितना भी ये है पीडीएफ फॉर्म में आपको रिटन नोट्स मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल मशीन 2019 वाले का। तो ये लॉसेस 2 टाइप का हो गया सर, एक हो गया मेजर लॉसेस, एक हो गया माइनर लॉसेस। अब हम लोग पहले डिस्कस करते हैं मेजर लॉसेस कौन सा होता है। तो जैसे सर कॉपर लॉस क्या होता है आपका, मेजर लॉस होता है। आप कॉपर लॉस कितने तरह का होता है सर डीसी मशीन में, एक होगा सर आर्मेचर कॉपर लॉस, है ना, एक होगा आपका आर्मेचर कॉपर लॉस जिसको बोलते हैं आप आई स्क्वायर इंटू आर ए, आर्मेचर कॉपर लॉस। दूसरा कौन सा होगा सर फील्ड वाइंडिंग में कॉपर लॉस होगा, तो फील्ड कॉपर लॉस होगा दूसरा। तो अगर हम लोग बात करें आर्मेचर कॉपर लॉस, तो आर्मेचर कॉपर लॉस क्या होता है वेरिएबल। क्यों, क्योंकि आर्मेचर जैसे लोड वेरी करेगा, लोड के हिसाब से आर्मेचर करंट वेरी करेगा, आर्मेचर करंट वेरी करेगा तो आर्मेचर लॉस क्या हो जाएगा वेरिएबल, यानी जो लोड के हिसाब से वेरी करे। तो ऑब्वियसली जो वेरिएबल है हम उसको एरो से दिखा रहे हैं, यानी एरो इस तरह से दिखाया रेड से, यानी वेरिएबल है कांस्टेंट नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये साइन मतलब वेरिएबल लिखेंगे नहीं हम, डायरेक्ट इसे एरो दिखा रही है वेरिएबल, यानी आर्मेचर कॉपर लॉस क्या हो गया वेरिएबल। अब हम लोग बोलते हैं फील्ड कॉपर लॉस। तो फील्ड कॉपर लॉस कितने तरह का होता है, यानी फील्ड वाइंडिंग को या तो हम लोग शंट में कनेक्टेड करते हैं या तो सीरीज में कनेक्टेड करते हैं। जब फील्ड वाइंडिंग को आप शंट में कनेक्टेड करते हैं तो वो क्या कहलाता है सर आपका शंट मोटर। तो ये फील्ड वाइंडिंग को शंट में कनेक्ट कर दी है तो ये क्या कहलाएगा शंट मोटर। तो शंट मोटर का अगर बात करें, ये वोल्टेज हो गया, ये आरएफ हो गया, ठीक है। शंट वाइंडिंग में कॉपर लॉस फील्ड, ये क्या हो गया फील्ड कॉपर लॉस। इसमें फील्ड कॉपर लॉस कितना हो गया सर बी स्क्वायर बाय आरएफ। अब यहाँ पे देखिए मोटर का वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग का क्या होगा कांस्टेंट। तो यानी कहने का अर्थ है फील्ड कॉपर लॉस कांस्टेंट होगा कब, जब ये शंट मोटर हो। तो शंट फील्ड कॉपर लॉस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, शंट फील्ड कॉपर लॉस कांस्टेंट। शंट फील्ड कॉपर लॉस क्या हो गया सर ये
ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। अब हम नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर, अगर ये सीरीज मोटर होता तो सीरीज मोटर होता तो आपको पता है सीरीज मोटर का डायग्राम हो गया ये। तो सीरीज मीटर में क्या होता है सर, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों क्या हो जाता है सर, सीरीज में रहता है, इसके साथ लोड लगा हुआ रहता है। अब यहाँ पे देखिए, तो जैसे जैसे कहने का अर्थ है जैसे जैसे आर्मेचर करंट वेरी होगा तो इसमें फील्ड लॉसेस क्या हो गया, इसमें फील्ड लॉसेस हो गया आई स्क्वायर आर एफ। तो आर्मेचर करंट के वेरी करने से फील्ड लॉस भी क्या हो जाएगा, वेरी करेगा। उसमें क्या हो रहा है, आर्मेचर करंट अलग था, आर्मेचर करंट ये हो गया, फील्ड करंट ये हो गया, लेकिन इसमें आर्मेचर करंट फील्ड करंट सेम होता है। तो आर्मेचर करंट वेरी करने से फील्ड करंट वेरी होगा, तो यानी फील्ड कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, वेरिएबल। किसके केस में सर, सीरीज मोटर के केस में। तो सीरीज मशीन के केस में या जो भी जनरेटर हो या मोटर, तो सीरीज मशीन के केस में क्या हो जाएगा ये सर, वेरिएबल लॉस होगा, जिसको हम लोग एरो से दिखा रहे हैं। तो ये बात किसका हो गया सर, कॉपर लॉस का, कॉपर लॉस का। नेक्स्ट इस मेजर लॉस में कौन सा होता है सर, नेक्स्ट लॉस की हम लोग बात करेंगे आयरन लॉस, ठीक है। तो आयरन लॉस भी क्या होता है सर, इसमें मेजर लॉस होता है। तो अगर बात कीजिएगा कॉपर लॉस, तो ये मतलब 80% का ऑलमोस्ट पास रहता है। अगर हम लोग कॉपर आयरन लॉस की बात करेंगे तो ये सर 20 to 30% वेरी करता है ये कॉपर लॉस, ठीक है, आयरन लॉस। तो अगर तीसरा लॉस होता है सर आपका मैकेनिकल लॉस। ये सब मेजर लॉसेज हैं। ये जो वेरी करता है सर, ये 10 to 20% वेरी करता है, 10 to 20%। अब देखिए आयरन लॉस दो तरह का होता है सर, एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस जिसको WH से डिनोट कर रहे हैं, एक कौन सा होता है ईडी करंट लॉस जिसको WE से डिनोट कर रहे हैं। आपको पता होगा सर, जो हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा सर, स्पीड के। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो जाएगा सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ डीसी मोटर के हो जाएगा। ये जो होगा कौन सा ईडी करंट लॉस, वो फ्रीक्वेंसी होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर का। फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा सर किसके, स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे बात कीजिएगा तो जनरली हम लोग जो मोटर को रन करवाते हैं वो कांस्टेंट स्पीड मोटर बोलते हैं, यानी जैसे 5000 आरपीएम रेटेड स्पीड, वो तो कांस्टेंट हो गया। तो इसीलिए हिस्टेरिसिस और ईडी करंट लॉसेस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी आयरन लॉसेस जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, कांस्टेंट लॉस। यानी डीसी मशीन में ये लॉस क्या कहलाएगा, कांस्टेंट लॉस। दूसरा होता है मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस जो होता है दो टाइप का होता है, कौन कौन सा होगा सर, एक तो होगा सर फ्रिक्शन लॉस होगा मैकेनिकल लॉस में, और एक कौन सा होगा सर, बियरिंग लॉस होगा, सॉरी विंडेज लॉस होगा। तो विंडेज लॉस क्या हो जाता है, जैसे हम लोग चले तो एयर के द्वारा पोजीशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, विंडेज लॉस। तो विंडेज लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो NQ के। फ्रिक्शन दो तरह, फ्रिक्शन किसके द्वारा होगा सर, ब्रश कार्बन ब्रश जो लगा हुआ है उसके कारण फ्रिक्शन आएगा, और मशीन में जो बियरिंग लगा हुआ रहता है उसके कारण भी फ्रिक्शन आएगा। तो फ्रिक्शन लॉस दो तरह का हो जाएगा सर, एक होगा सर ब्रश फ्रिक्शन होगा सर, और एक सा होगा सर बियरिंग फ्रिक्शन होगा, बियरिंग फ्रिक्शन है ना। तो ब्रश फ्रिक्शन हो गया और बियरिंग फ्रिक्शन हो गया। तो बियरिंग जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर N के, और ब्रश फ्रिक्शन हो जाएगा N स्क्वायर के। तो ये स्पीड को जनरली हम कांस्टेंट रखेंगे। तो मैकेनिकल लॉस भी क्या हो जाएगा सर, ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अगर बात करें तो अभी तक में सिर्फ कॉपर लॉस वेरिएबल निकला, उसमें भी कौन सा कॉपर लॉस है, आर्मेचर कॉपर लॉस, और प्लस कौन सा हो रहा है, सीरीज मशीन। तो अगर हम लोग कांस्टेंट अगर अब हम लोग ये कौन सा हो गया सर, मेजर लॉसेस की बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट कौन सा हो गया सर, माइनर लॉस। तो माइनर लॉस कौन सा होगा इसमें, डीसी मशीन में हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट माइनर लॉस की। तो माइनर लॉस दो तरह का होगा, एक होगा सर कॉपर स्ट्रे लोड लॉस, एक होगा सर कॉपर स्ट्रे लोड लॉस, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, आयरन स्ट्रे लोड लॉस, आयरन स्ट्रे लोड लॉस, लोड लॉस। तो यानी स्ट्रे लोड लॉस जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, लोड करंट के साथ क्या होता है, वेरी करता है, भले ये इसका वैल्यू कम होता है बट वेरिएबल होता है। तो इसीलिए कॉपर स्ट्रे लोड लॉस भी वेरिएबल होगा, आयरन स्ट्रे लोड लॉस भी वेरिएबल होगा। समझ में आ गया। तो इतना तरह का लॉसेज जो होता है वो डीसी मशीन में होता है। हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लिए कौन कौन सा लॉस कांस्टेंट होता है और कौन कौन सा लॉस वेरिएबल होता है, ठीक है। अब हम लोग को पूछ रहा है जो मतलब कहने का अर्थ है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोग को, जो आप कौन कौन सा लॉसेस कांस्टेंट लॉसेस होगा, कौन कौन सा लॉसेस वेरिएबल, सॉरी कौन कौन सा लॉसेस कांस्टेंट होगा वेरिएबल होगा, ये हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट में पढ़ रहा है
कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी डिराइव करने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट निकाल रहे हैं कौन सा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी जो निकालेंगे डीसी मशीन केस में, तो स्टेटमेंट अगेन क्या होगा सर, मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर करेगा कब सर, जब सर वेरिएबल लॉस जो होगा सर, वेरिएबल लॉस वो कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाए, है ना, कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, कांस्टेंट। तो किसी भी एक मशीन के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं एफिशिएंसी, जिसके लिए भी आप डिफाइन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कांस्टेंट लॉस कौन कौन सा हो गया सर, कांस्टेंट लॉस हो गया, आयरन लॉस हो गया, है ना, आयरन लॉस हो गया। अगर शंट मशीन की बात करेंगे कांस्टेंट लॉस कौन सा हो गया सर, आयरन लॉस, आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस, इस दोनों को मिला करके जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं नो लोड रोटेशनल लॉस, ठीक है। आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, और दूसरा कौन सा हो गया सर कांस्टेंट लॉस, शंट फील्ड लॉस, शंट फील्ड लॉस, शंट फील्ड कॉपर लॉस, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं डब्ल्यू से, डब्ल्यू सी, यानी ये क्या हो गया सर कांस्टेंट लॉस, ये दोनों मिला के हो जाता है नो लोड रोटेशनल लॉसेस, इसको हम लोग बोलते हैं। तो कांस्टेंट लॉसेस को हम लोग डिनोट कर दिए क्या, डब्ल्यू सी, डब्ल्यू सी का जो वैल्यू हो गया ये तीनों के बराबर हो गया, ठीक है। अब वेरिएबल लॉस हम लोग बोलते हैं। तो देखिए वेरिएबल लॉस कौन कौन सा हुआ सर, वेरिएबल लॉस जो हुआ सर वो हुआ कौन कौन सा सर, आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, अगर सीरीज वाइंडिंग रहा, सीरीज फील्ड मशीन रहा तो इसमें क्या कर दीजिएगा, सीरीज कॉपर लॉस भी जोड़ दीजिएगा। आर्मेचर प्लस कौन सा हो जाएगा सर, स्ट्रे लोड लॉसेस, स्ट्रे लोड। अब यहाँ पे देखें सर स्ट्रे लोड तो हो गया माइनर, तो माइनर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वेरिएबल लॉस कौन सा हो गया डीसी मशीन में, वेरिएबल लॉस हो गया आर्मेचर कॉपर लॉस, है ना, आर्मेचर कॉपर लॉस। तो यानी इसको हम लोग किससे डिनोट कर दे सर, आई स्क्वायर आर एस एस, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। तो आप जैसे जनरेटर होता है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगा, अगर ये कोई जनरेटर है, शंट जनरेटर, यहाँ पे हम लोग डिस्कस जनरली कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे ये हो गया, ये इस तरह से मशीन हुआ, तो ये हो जाएगा आई, ये क्या हो गया वी, तो आउटपुट कितना निकला सर, वी इंटू आई, आउटपुट क्या हो गया वी इंटू आई, यानी मशीन डिलीवर कितना कर रहा है, वी इंटू आई डिलीवर कर रहा है। तो एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे सर आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉस, क्यों, क्योंकि आउटपुट बाय इनपुट होता है, तो आउटपुट कितना हो गया सर वी इंटू आई, एफिशिएंसी के लिए कितना हो गया वी इंटू आई प्लस कॉपर लॉस कितना, आर्मेचर कॉपर लॉस कितना हो गया सर, आई स्क्वायर आर ए, और कौन कौन सा लॉस हो गया, ये तीनों लॉसेस को मिला के डब्ल्यू सी, क्योंकि ये क्या हो गया सर कांस्टेंट, इतना तरह का लॉस होता है। माइनर लॉस को हम लोग क्या कर दिए हैं, नेग्लेक्ट कर दिए हैं, है ना। तो अगर आप बात कीजिएगा यहाँ पे एफिशिएंसी का, तो अब यहाँ देखिए वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में है, करंट के रिस्पेक्ट में, तो वेरिएबल क्या करेंगे सर, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको करंट के रिस्पेक्ट में, जीरो कर देंगे, यही मैक्सिमाइज करने की कंडीशन हो गया मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। तो जब इसको कीजिएगा तो ये डिफ्रेंशिएशन देखिए ये कितना हो गया, वी आई प्लस आई स्क्वायर आर ए प्लस डब्ल्यू सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो गया, इसके बाद का टर्म है, ये हो जाएगा सर वी आई प्लस आई स्क्वायर आर ए प्लस डब्ल्यू सी, ये हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, वी माइनस माइनस वी आई, वी आई इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, ये हो गया वी, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया सर, 2 टाइम्स ऑफ आई इंटू आर ए, कांस्टेंट का क्या हो गया डिफरेंशिएशन सर, 0, इतना इक्वल टू 0 इक्वेट कर देंगे। तो इतना इक्वल टू 0 इक्वेट कीजिएगा, इतना इक्वल टू सर आप 0 इक्वेट कीजिएगा, तो यहाँ से एक्सप्रेशन कितना आ गया सर, एक्सप्रेशन आ गया वी आई प्लस आई स्क्वायर आर ए प्लस डब्ल्यू सी कांस्टेंट लॉस इंटू वी, माइनस को उधर ले, ये टर्म इधर लेके जाइएगा तो ये हो गया 0, ये माइनस को उधर लेके आएंगे तो प्लस, तो इक्वल टू कितना हो गया सर, इक्वल टू वी आई प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई आर ए, 2 टाइम्स ऑफ आई आर ए, वी आई 2 टाइम्स ऑफ आई आर ए, यही आया है आपका, इधर क्या आ गया है वी प्लस है ना। वी आई, अब हम लोग क्या करेंगे सर, v से v को क्या कर देंगे कैंसल, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बच गया सर वी आई प्लस आई स्क्वायर आर ए प्लस डब्ल्यू सी इक्वल टू आई से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो गया वी आई प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर आर ए, वी आई हो गया सर कैंसिल, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 में से इसको लेके जाइएगा तो 1 बन जाएगा, ये आई स्क्वायर आर ए इक्वल टू डब्ल्यू सी,
आई स्क्वायर आर है क्या है आर्मेचर लॉस, डब्ल्यू सी क्या है कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया वेरिएबल, ये क्या हो गया कांस्टेंट, तो यानी क्या कंडीशन आ गया इसका भी वेरिएबल लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, ये आपका कंडीशन आ गया इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं 4th ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द ईडी करंट लॉस, व्हाट इज द ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस क्या है, करंट लॉस डिस्कस इट्स अनडिजायरेबल इफेक्ट, डिस्कस इट्स undesirable effect, undesirable effect, undesirable effect, suggest some remedies, suggest some remedies, suggest some remedies, some remedies, suggest some remedies to minimize it, to minimize it, to minimize it along with application, ठीक है, along with application यानी कोई एक एप्लीकेशन बताना है आपको ईडी करंट का along with application। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ईडी करंट लॉस होता क्या है, ठीक है। तो ईडी करंट लॉस क्या होता है, देखिए जब भी अगर मान के चलिए जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया सर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में हम लोग ट्रांसफार्मर हो गया सर, ट्रांसफार्मर में जब सप्लाई दीजिएगा तो करंट ड्रॉ होगा, करंट के कारण क्या हो गया फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, अब फ्लक्स अपना पाथ कोर के थ्रू कंप्लीट करेगा लीकेज के थ्रू, यानी मैक्सिमम फ्लक्स अपना पाथ किसके थ्रू कंप्लीट करेगा कोर के थ्रू। अब ये जो फ्लक्स है सर इसका नेचर क्या होता है साइनसॉइडल, क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑलमोस्ट हम लोग मान सकते हैं कि साइनसॉइडल फ्लक्स होगा। तो अब ये देखिए अगर कोर किसका बना हुआ है आयरन मटेरियल का, ये फ्लक्स क्या है सर साइनसॉइडल, तो फ्लक्स टाइम वेरिंग फ्लक्स है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है ई इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, तो यानी टाइम वेरिंग फ्लक्स कहीं भी लिंक करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कर रहा है, तो कोर से जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो टाइम वेरिंग फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो यानी कोर में एक लोकलाइज्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा सर, तो कोर में एक लोकलाइज्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे देखिए तो जिसके कारण क्या होगा ये क्लोज सर्किट में करंट सर्कुलेट करने लगेगा कोर के अंदर, जिसको हम लोग बोलेंगे किसका सर्कुलेटिंग करंट। ये कौन सा करंट हो गया सर आपका सर्कुलेटिंग करंट, सर्कुलेटिंग करंट यानी कोर में जो करंट बह रहा है वो कौन सा हो गया, ये मेन करंट अलग था, ये सर्कुलेटिंग करंट अलग हो गया जो कि कोर के सरफेस पे क्या कर रहा है सर्कुलेट कर रहा है, क्यों, क्यों आप देखिए कोर कंडक्टिव नहीं होगा तो ये करंट क्या हो जाएगा जीरो, तो कोर के पे ये कर रहा है, तो इसी को हम लोग जो बोलते हैं इसके कारण जो होगा लॉस एक होगा आई स्क्वायर यानी सर्कुलेटिंग करंट और कोर का रेजिस्टेंस आर कोर का रेजिस्टेंस, तो ये जो लॉस कहलाएगा इसी को हम लोग बोलेंगे कौन सा सर ईडी करंट लॉस, इसको क्या बोलेंगे ईडी करंट लॉस। यानी ईडी करंट लॉस क्या हो गया सर, जब भी कोई अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक करता है किसी भी कोर से तो वहां पे एक लोकलाइज्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिसके कारण क्या होता है सर आपका अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, तो कोर का रेजिस्टेंस इनटू आई स्क्वायर जो कि हीट के फॉर्म में अपीयर होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे ईडी करंट लॉस। तो ये डेफिनेशन क्या था ईडी करंट लॉस का, ठीक है। तो ईडी करंट लॉस क्या हो गया सर अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक करेगा किससे सर, फ्लक्स लिंक्स विथ कोर जिसके कारण क्या हो गया सर लोकलाइज्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सर, लोकलाइज्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सर, इस ईएमएफ इंड्यूस्ड के कारण जो होगा सर वो क्या हो जाएगा सर करंट फ्लो होगा सर्कुलेटिंग जिसका नेचर होगा सर्कुलेटिंग, इस करंट के कारण जो लॉस होगा आई स्क्वायर इंटू आर कोर, इसको हम लोग क्या बोल देंगे सर ईडी करंट लॉस। वैसे क्या होता है ईडी करंट लॉसेस का जो फॉर्मूला वो हो जाता है सर के ई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो यानी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ईडी करंट लॉस किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है फ्रीक्वेंसी के, टी क्या हो गया थिकनेस। तो अब हम लोग को बोल रहा है तो ये तो हो गया ईडी करंट, तो अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या होता है ईडी करंट का, तो डिजायरेबल इफेक्ट क्या होगा, तो एक तो आई स्क्वायर आर है जितना टाइम तक रहेगा वो हीट प्रोड्यूस करेगा, तो पहली बात ईडी करंट भी थोड़ा बहुत हीट प्रोड्यूस करता ही करता है,
दूसरा बात क्या है, ईडी करंट क्या है, लॉस है एक तरह का। तो जब लॉस होगा यानी ईडी करंट लॉस जितना ज्यादा होगा वो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। यानी एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का डिक्रीज करेगा, आउटपुट क्या होगा आपका कम मिलेगा। तो ये इसका क्या हो गया सर, ये हो गया सर आपका अनडिजायरेबल इफेक्ट। अनडिजायरेबल इफेक्ट कौन सा हो गया, हीट प्रोड्यूस और एफिशिएंसी क्या हो गया, कम हो गया। अब ये बोल रहा है रेमेडीज क्या होना चाहिए इसका सॉल्यूशन। तो रेमेडीज क्या होना चाहिए सर, देखिए तो ईडी करंट लॉस जो अगर हम लोग बात करेंगे, ईडी करंट लॉस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये कोर के सरफेस पे सर्कुलेट करता है इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो करंट ईडी करंट लॉस क्या होगा, जितना सर्कुलेटिंग करंट ज्यादा होगा उतना ईडी करंट लॉस ज्यादा होगा। यानी ईडी करंट लॉस होता है आई सी स्क्वायर इंटू आर कोर एक तरह का, यानी आई जितना ज्यादा होगा उतना ईडी करंट ज्यादा होगा। तो आई को अगर हम लोग लिखे हैं तो वो होता है सर बी बटम आर, आर को लिख सकते हैं रॉ एल बाई ए। तो यहां से आप देख सकते हैं ए ऊपर चला जाएगा तो आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के हो जाता है। यानी सर्कुलेटिंग एरिया को कम कर दें हम तो ईडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सर्कुलेटिंग एरिया को कैसे कम करेंगे सर, तो इसको अगर आप देखिए क्या होता है, इस तरह से रेक्टेंगुलर कोड, उसके बाद सेकंड कोड, थर्ड कोड, इस तरह से पत्ती पत्ती काट के उसके बाद स्टैकिंग किया जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड कर देते, पहले इतना एरिया में करता था, इंसुलेशन के बाद आगे बढ़ नहीं सकता है तो एरिया रिड्यूस हो गया। तो यानी मिनिमाइजेशन के लिए क्या सजेस्ट कीजिएगा आप सर, मिनिमाइजेशन के लिए जो हम लोग सजेस्ट करेंगे वो कौन सा हो जाएगा सर, इंसुलेट करना। इंसुलेट करना मतलब क्या हो गया सर, हम लोग इसमें इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि एरिया क्या हो जाए सर, एरिया क्या हो जाएगा सर इसका रिड्यूस कर जाएगा। एरिया रिड्यूस कर जाएगा तो ईडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। करंट लॉस आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो ये हो जाएगा इसका। अब बोल रहा है नेक्स्ट में एक एप्लीकेशन बताने के लिए ईडी करंट का। तो अब हम लोग देखेंगे कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर आप बात की जाए, ये मेरा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये हो गया सर, यहाँ पे क्या हो गया, स्केल लगा होगा इस तरह का। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। क्यों, क्योंकि डैम्पिंग के कारण क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड से पॉइंटर मूव करता है। अगर नहीं डैम्पिंग प्रोवाइड किया तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से घूमेगा, हो सकता है जर्क लगे, नीडल ब्रेक करने का चांस रहे, इसलिए डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ईडी करंट डैम्पिंग हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, ईडी करंट डैम्पिंग यूज होता है। तो ये जो डैम्पिंग कहलाएगा सर, इसको हम लोग बोलेंगे ईडी करंट डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, पॉइंटर के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ताकि पॉइंटर कॉन्स्टेंटली मूव कर सके। तो यहाँ देखिए जैसे ये पॉइंटर क्या होगा सर, जैसे ये नीडल घूमेगा, तो जैसे नीडल घूमेगा तो ये जो वेन है एल्युमिनियम वेन, ये बाहर की तरफ निकलेगा। ऐसे क्या था, देखिए ये एक परमानेंट मैग्नेट है, ये जो हम लगाए हुए परमानेंट मैग्नेट, ये हो गया नॉर्थ साउथ। तो इस डायरेक्शन में फ्लक्स क्या होगा सर, नीचे आएगा, फ्लक्स लिंक करेगा। तो अगर ये मूव नहीं करे तो हमेशा क्या होगा, अगर ये ब्लेड हो गया वेन ब्लेड, अगर ये ब्लेड मूव ना करे तो हमेशा जो फ्लक्स लिंक करेगा वो कांस्टेंट, यानी वेन में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर ये वेन इस तरह से रोटेट करने लगे तो फ्लक्स क्या होगा, वेरिएबल। क्यों, अभी ज्यादा कर रहा था कभी जीरो हो जाएगा। तो ये जैसे ही पत्ती मूव करेगा तो वेन अवे जाएगा, तो वेन अवे जाएगा तो वेरिएबल फ्लक्स हो जाएगा। तो वेन में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जिसके कारण वेन में क्या होगा सर, लोकलाइज सर्कुलेटिंग करंट होगा या नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है सर, लेंज लॉ क्या बोलता है सर, लेंज लॉ जो चीज जिसके कारण प्रोड्यूस होता है उसको अपोज करता है। तो यानी कहने का अर्थ है ये जो है इसमें ये लोकलाइज ईडी करंट सर्कुलेटिंग क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि सर ये बाहर निकल गया तो वेरिएबल फ्लक्स बन गया। तो यानी कहने का अर्थ है ईडी करंट मतलब लेंज लॉ से फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा जो वापस इसको खींचेगा उसके तरफ, ताकि फ्लक्स क्या हो जाए, कांस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस होगा जीरो। तो यानी पॉइंटर घुमा इस डायरेक्शन में तो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया नहीं लगाया, जिसके कारण पॉइंटर क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ईडी करंट डैम्पिंग। तो एप्लीकेशंस क्या हो गया सर, इसका एप्लीकेशंस किस में यूज करेंगे हम लोग सर, एप्लीकेशन हो गया सर इसका ईडी करंट डैम्पिंग में यूज करेंगे। सारा का सारा पीडीएफ फॉर्म में आपका अवेलेबल है, जो कि आप देख सकते हैं किस पे, फॉर्मूलेटर ऐप पे। इसलिए हम लोग ज्यादा लिख नहीं रहे, नोट्स इस तरह का जो है ये देखिए, इस तरह का नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो ईडी करंट डैम्पिंग में यूज करते हैं इन इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं 4B। ये बोल रहा है सर, एन आयरन रिंग, एक आयरन रिंग है, एन आयरन रिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज वाउंड विथ 120 टर्न, इज वाउंड विथ
वाउंड विथ 120 टर्न्स। कितना है सर आपका 120 टर्न्स है, वाउंड विथ 120 टर्न्स एंड हैज ए कट ऑफ, एंड हैज ए कट ऑफ 3 mm, 3 mm का कट है एक, 3 mm। कैलकुलेट द मैग्नेटाइजिंग करंट, कैलकुलेट द मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट, required to produce a flux of 0.3 milliweber flux, 0.3 milliweber wherever the length of magnetic path, the length of magnetic path is 25 centimeter, 25 centimeter, 25 centimeter। relative permeability of iron, relative permeability of iron, आयरन वो दिया हुआ है 650। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए एक रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है, रिंग बोल दिया मतलब सर्कुलर शेप का, तो जस्ट मान लीजिए ये रिंग है, ठीक है ना, इस तरह का एक रिंग है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो कट कितना, ये रिंग है तो ये यहाँ पे कट दिया हुआ है 3 mm का कट बोल रहा है। कितने का कट है सर यहाँ पे दिया हुआ है, हैज ए कट ऑफ 3 mm, 3 mm का कट है। और ये बोल रहा है इस पे जो हम लोग है एक वायर को वाउंड करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया गया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और टर्न्स जो इस पे लपेटेंगे सर इस तरह से टर्न्स, ये टर्न्स लपेटे हम इसमें 120 टर्न्स लपेट दिए हैं, ठीक है। तो आप जब आप दीजिएगा यहाँ पे सोर्स दीजिएगा तो जिसके कारण ये मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स से पास होगा तो ये क्या करेगा सर, प्रोड्यूस करेगा फ्लक्स। तो ये फ्लक्स जो डेवलप करना है आपको वो 0.3 मिलीवेबर, ठीक है। ये बोल रहा है लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ, हमको लगता है ये आयरन का दिया, क्लियर नहीं किया हुआ है, तो अगर सिर्फ आयरन का दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आयरन मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आयरन का है तो 25 सेंटीमीटर, बीच में एयर गैप आ गया कट के वजह से जिसका 3 mm गैप है। अगर टोटल बोलता तो टोटल अगर दिया होता 25, अगर टोटल होगा तो 25 में से 3 mm घटा दीजिएगा तो वो आयरन का हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से 25 ही आयरन का दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में एकदम एग्जैक्ट क्लियर नहीं बोला है। तो 25 सेंटीमीटर हो गया यानी हो गया। तो अगर अब हम लोग को बोल रहा है सर जो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा, तो देखिए सर फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है सर NI अपॉन रिलक्टेंस। तो मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो फाई इंटू एस बटा में एन दिया हुआ है आपको, फाई दिया हुआ है आपको, एस निकालना है, फाई दे दिया है सर, फाई दे दिया है आपको 0.3 मिलीवेबर है ना, और नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया है कितना है सर 120, कहाँ गया नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है सर 120। तो यानी हम लोग को एस निकालना है। तो देखिए ये सीरीज मैग्नेटिक पाथ हो गया, तो सीरीज में एस इक्विवेलेंट क्या होगा, एस इक्विवेलेंट हो जाएगा S1 प्लस S2। S2 क्या बोल रहे हैं आयरन का रिलक्टेंस, S1 क्या बोल सॉरी S2 बोल रहे हैं एयर का रिलक्टेंस, S1 क्या बोल रहे हैं आयरन का रिलक्टेंस, यानी दोनों रिलक्टेंस का आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो एस इक्विवेलेंट जो हम लोग निकालेंगे सर वो एस इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, एस इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा सर S1 प्लस S2, यानी एस इक्विवेलेंट बराबर जो हो जाएगा L1 डिवाइडेड बटा में म्यू A1 प्लस L2 म्यू 2 बाई A2, यही हो गया या नहीं हो गया। तो एस इक्विवेलेंट का वैल्यू देखिए कितनी आसानी से, L1 का जो वैल्यू होगा लेंथ कितना है मैग्नेटिक आयरन वाले का 25 सेंटीमीटर, तो यानी 25 इंटू मीटर में रख लीजिएगा 20 माइनस म्यू को क्या लिखते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 इंटू 10⁻⁻⁷, म्यू आर आयरन का वैल्यू दे दिया है 650, तो यानी इंटू 650, एरिया दे दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी कितना हो जाएगा सर 25 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस इतना हो गया सर
प्लस लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ L2, L2 का मैग्नेटिक पाथ क्या दिया हुआ है 0.3 कहाँ गया 3 mm, 0.3 नहीं 3 mm, 3 mm मतलब मीटर में हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, म्यू को लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, एयर का रिलेटिव परमिबिलिटी 1 होता है तो सिर्फ इतना ही रह जाएगा, एरिया इसका भी कितना लिखेंगे 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैल्सी है नहीं, एस इक्विवेलेंट का आपको वैल्यू निकल जाएगा, तो एस इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट निकल रहा है 5 दिया हुआ है, एस इक्विवेलेंट इस इक्वेशन से निकाल लीजिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स 120 दिया हुआ है, तो ये न्यूमेरिकल आपका क्या हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। फाइव ए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5A। 5A क्या कह रहा है, कह रहा है हमको डायरेक्ट लंबा लंबा क्वेश्चन है इसलिए हम नहीं लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं आप। डिफाइन वोल्टेज रेगुलेशन, यानी पहले बोल रहा है सर वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन करने के लिए, फिर सेकंड में बोल रहा है कंडीशन आपको निकालना है किसका, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का, और तीसरा में सेकेंड में बोल रहा है सर आपको मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन का भी कंडीशन निकालने के लिए, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन का कंडीशन निकालने के लिए, और थर्ड बोल रहा है सर वोल्टेज रेगुलेशन वर्सेस पावर फैक्टर कर्व को भी ड्रॉ करने के लिए। ये 3 क्वेश्चंस है आपका। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 5A में क्या बोल रहा है, सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेशन, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया है ना, तो ये सेकेंडरी साइड हो गया ये ट्रांसफार्मर का, ये हो गया सर लोड, ये लोड हो गया, यहाँ पे स्विच को थ्रू हम दिखा रहे हैं लोड कनेक्ट करेंगे, यहाँ होता है E2, यहाँ होता है V2, ठीक है। तो यानी कहने का अर्थ क्या है सर, यानी वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज का वेरिएशन नो लोड से फुल लोड वोल्टेज, वोल्टेज का वेरिएशन फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड विथ रिस्पेक्ट टू नो लोड, इसको क्या बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो नो लोड कंडीशन आप क्या बोल रहे हैं सर, वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो वेरिएशन होता है नो लोड टू फुल लोड वोल्टेज। तो नो लोड वोल्टेज कितना है, जब इसको ओपन कीजिएगा तो नो लोड मतलब लोड हटा देना, तो करंट हो जाएगा 0, तो E2 यहाँ पे आ जाएगा, तो नो लोड वोल्टेज क्या हो गया सर E2। और सर फुल लोड वोल्टेज कितना हो जाएगा, फुल लोड वोल्टेज हो जाएगा सर आपका V2, क्यों V बोल दीजिए या फुल लोड लगाइएगा तो वोल्टेज क्या है V, तो E2 माइनस V2 बाय E2 इंटू 100, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या वोल्टेज रेगुलेशन। यानी वोल्टेज रेगुलेशन मतलब नो लोड माइनस फुल लोड विथ रिस्पेक्ट टू नो लोड, तो इसको बोलते हैं। लेकिन अगर ट्रांसमिशन लाइन में होगा तो नीचे में क्या आ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड, यही दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। डेफिनेशन समझ गए, द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशंस। ये आपका क्या हो गया सर आपका ये डेफिनेशन हो गया। तो अब हम लोग जो लिखते हैं सर वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला बन के आता है वो आता है परसेंटेज R cos फाई प्लस माइनस परसेंटेज X sin फाई, ठीक है। तो ये आ गया सर आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सर परसेंटेज R क्या है सर, रेजिस्टेंस किसी भी साइड, या तो प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड रेफर कर लीजिए। तो R हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर विथ रिस्पेक्ट रेफर टू प्राइमरी साइड, X हो गया रेजिस्टेंस या सेकेंडरी साइड जो भी लिखना चाहे, X क्या हो गया सर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी रेफर टू सेकेंडरी साइड, और फाई क्या हो गया सर पावर फैक्टर एंगल ऑफ द लोड। तो वोल्टेज रेगुलेशन इतना हो गया परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। अब बोल रहा है सर हमको मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, तो यहाँ पे जो प्लस साइन होता है सर, प्लस साइन होता है लैग के लिए, माइनस साइन होता है लीड के लिए। तो देखिए द कंडीशन फॉर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन किस पे आकर करता है, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन जो है सर वो लीडिंग पावर फैक्टर पे आकर करता है। तो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन किस पे आकर करता है सर, लीडिंग पावर फैक्टर पे। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का, वो फॉर्मूला हम लोग का बन जाएगा सर परसेंटेज R cos फाई लीडिंग पावर फैक्टर, यानी कितना हो गया सर माइनस परसेंटेज X sin फाई। अब देखिए मिनिमम वोल्टेज कितना हो सकता है, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो सकता है 0, यानी वोल्टेज का वेरिएशन हो ही नहीं, तो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन हो गया 0। तो कंडीशन क्या हो गया सर परसेंटेज R cos फाई माइनस परसेंटेज X sin फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से लेके आएंगे सर, तो ये क्या हो जाएगा सर परसेंटेज R बटा में परसेंटेज X इक्वल टू कितना हो जाएगा सर sin फाई बटा में cos फाई यानी tan फाई। अब देखिए हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये क्या कौन सा हो गया सर परसेंटेज R किसका है रेजिस्टेंस का, परसेंटेज X क्या हो गया रिएक्टेंस, ये क्या हो गया सर परसेंटेज Z।
अब इसको बोल रहे थीटा, तो देखिए थीटा और फाई दोनों दो एंगल है। थीटा एंगल कब बना रहे हैं, जब रेजिस्टेंस लेंगे, थीटा एंगल होगा कब का, जब रेजिस्टेंस देखिए फाई एंगल अगर हम बनाएंगे इम्पीडेंस एंगल, तो लोड का रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और ये, जब हम लोग लोड का रेजिस्टेंस, लोड का रिएक्टेंस और लोड का इम्पीडेंस लेंगे तो वो होगा पावर फैक्टर एंगल फाई। जब हम लोग ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस लेंगे तो एंगल होगा थीटा। तो जब थीटा का यूज करना होगा तो ये सारा चीज ट्रांसफार्मर का रहेगा, जब फाई का यूज करना रहेगा तो ये क्या होगा, लोड का। तो आप यहां से देख सकते हैं हम लोग ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस किसका है, ट्रांसफार्मर का, तो इसलिए ये एंगल कौन लेंगे, थीटा। तो यहाँ पे देखिए आर बाई एक्स क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी क्या हो गया कॉट थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, कॉट थीटा इक्वल टू आ गया टेन फाई। तो यानी यहां से क्या आ जाएगा सर, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, टेन 90 डिग्री पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू टेन फाई। तो यहां से समझ में आ रहा होगा आपको, यहां से आ गया पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू फाई। तो यहां से समझ में आता है थीटा प्लस फाई इक्वल टू पाई बाई टू। यही कंडीशन होता है किसका सर, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन का, जब थीटा प्लस फाई बाई टू, यानी सर लोड का पावर फैक्टर एंगल और ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का यानी इम्पीडेंस का एंगल आपस में दोनों जुड़ के 90 डिग्री हो जाए, उस कंडीशन में जो होगा सर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, मिनिमम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। सेकेंड पार्ट था इसका मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन जो सर अकर करता है वो हमेशा करता है लैगिंग पावर फैक्टर पे। तो लैगिंग पावर फैक्टर पे अकर करेगा तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करेंगे सर लैगिंग पावर फैक्टर में, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, ये हो जाएगा सर परसेंटेज आर कॉस फाई प्लस परसेंटेज एक्स साइन फाई, है या नहीं है। परसेंटेज आर कॉस फाई प्लस साइन लेंगे परसेंटेज एक्स साइन फाई। आप देखिए वोल्टेज रेगुलेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए इसको डिफरेंशिएट क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पे सर, पावर फैक्टर। तो डी वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग डी फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं इक्वेट। तो यहाँ डिफरेंशिएशन देखिए ये हो गया परसेंटेज आर कॉस फाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, कॉस का हो गया माइनस साइन, तो माइनस साइन फाई, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन प्लस परसेंटेज एक्स साइन फाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, कॉस फाई, है ना। इक्वेट कर देंगे जीरो से, तो यहां से निकल के आ गया सर परसेंटेज एक्स कॉस फाई इक्वल टू परसेंटेज आर साइन फाई। तो यहां से आ गया सर परसेंटेज एक्स बाय परसेंटेज आर साइन फाई बाय कॉस फाई क्या हो गया सर, टेन फाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगेन एक्स बाय आर ट्रांसफार्मर का लेना है, तो एक्स बाय आर क्या हो गया सर, परपेंडिकुलर और बेस, यानी ये हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ से निकल के आ गया सर टेन थीटा इक्वल टू हो गया आपका टेन फाई, तो यानी क्या हो गया थीटा इक्वल टू फाई। तो थीटा यानी ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस एंगल और पावर फैक्टर एंगल आपस में बराबर हो जाए तो उस केस में क्या होता है सर, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर करता है। तो ये सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है सर वोल्टेज रेगुलेशन वर्सेस पावर फैक्टर कर्व। तो वोल्टेज रेगुलेशन वर्सेस पावर फैक्टर कर्व को हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो वो आता है सर, ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन वर्सेस पावर फैक्टर कर्व। तो ये कर्व जो होता है सर ये बेसिकली ये कर्व होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन वर्सेस पावर फैक्टर कर्व ड्रॉ कीजिएगा। इधर तरफ होता है सर लैगिंग पावर फैक्टर, तो ये हो गया सर यूनिटी पावर फैक्टर 1, उसके बाद आएगा 0.9, 0.8, मैक्सिमम कितना होता है पावर फैक्टर 1, 0.7, इस तरह से इधर तरफ लैगिंग पावर फैक्टर घटते जाएगा। इधर हो जाएगा सर 0.9, फिर ये हो जाएगा सर 0.8, ये हो गया 0.7, ये इधर तरफ कौन सा हो गया सर, लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं सर पावर फैक्टर कर्व से देख रहा होगा, इधर साइड है लीडिंग, तो लीडिंग पे देखिए लीडिंग एरिया में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन भी पॉसिबल है, निगेटिव भी वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे पॉजिटिव। तो यानी लीडिंग पावर फैक्टर में जो होता है, लीडिंग पावर फैक्टर में वो तीनों वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल होता है सर, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी, साथ में जीरो पे। लेकिन लैगिंग पावर फैक्टर में यहाँ से यहाँ लैगिंग रीजन है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो लैगिंग पावर फैक्टर में हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है सर, ऑलवेज पॉजिटिव।
ये यूनिटी पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, परसेंटेज आर के बराबर। आप रख दीजिएगा फॉर्मूला में